Yes, good morning and Jai Hind, my dear students. How are you all? Welcome to the SST class, and as you know that we are discussing history, the first chapter of history, and that is the French Revolution. In our last class, we have discussed about the event of 14 July 1789. And today, as I have told you already, that today we will discuss about the French society. So let's start this. Look, the topic is French society during 18th century. Look, that event was 14 July 1789. This is known as 18th century, na? From 1700 to 1800. This time period is known as 18th century. Okay, and after 1800 there will be 19th century. So look, this was all about 18th century. अभी जो कुछ भी हम बात करने वाले हैं सब 18th century में ही हुआ था. ये सारे इंसिडेंट्स, ये फ्रांस रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें सब 18th century में ही हुई थी. ओके, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस दैट ऑलरेडी व्हाट वाज द इवेंट ऑफ 14th जुलाई 1789. ओके, एंड नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फ्रेंच सोसाइटी. तो देखिए, पहले एक चीज़ हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, दैट इवेंट विच वी हैव डिस्कस इन आवर प्रीवियस क्लास, वो क्या था? वो हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक छोटा सा पार्ट था. हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेवोल्यूशन था वो वहीं से स्टार्ट था. तो आपको ये नहीं लगता कि हम लोग डायरेक्टली बीच में आ गए थे, है ना? जैसे किसी भी मूवी में होता है, आप देखते हो अक्सर इस समय जो बॉलीवुड की मूवीज़ होती हैं, वो जब स्टार्ट होती है तो पहले मिडिल या फिर एंड का कुछ पार्ट आपको शो करता है, और उसके बाद वो फिर से स्टार्टिंग से बैक करके पूरा का पूरा स्टोरी आपको दिखाता है. तो वो जो हमने 14 जुलाई की इवेंट के बारे में डिस्कशन किया था, वो 14 जुलाई का इंसिडेंस जो था, इवेंट जो था, वो भी कुछ ऐसा ही था. हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी और कहाँ से हुई थी. लेकिन उसकी स्टार्टिंग हुई थी तो फ्रांस में कोई राजा रहा होगा, उसका किंगडम रहा होगा, फिर तो वो धीरे धीरे सारा रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ होगा. तो अब हम क्या करने वाले हैं, समझिए कि अपनी स्टोरी को स्टार्टिंग से शुरू करने वाले हैं कि कब कौन सा राजा बना, कैसे क्या हुआ था. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम बिगिनिंग. सो दिस वाज स्टार्टेड फ्रॉम द सोसाइटी, कि पहले हम समझेंगे कि फ्रांस में जो सोसाइटी थी वो किस टाइप की थी और कैसी थी. तो सोसाइटी बनने से पहले देखिए, हम एक लाइन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, Louis 16, this is XV1, okay, XVI, as you know in Roman number it is known as 16. So it was Louis 16 become the king of France in the age of 20 years in 1774. Look, this is very important, this is the time, okay, in 18th century 1774. कि 1774 में क्या हुआ था? Louis 16, okay, was the पर्सन ऑफ अ फैमिली, बर्बन फैमिली. ओके, वो क्या हुआ था? किंग बना था. कहाँ का? फ्रांस का बना था. और उस समय उसकी एज जो थी वो 20 ईयर्स थी. इन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. 20 ईयर्स इन 1774, लुइस 16 किंग ऑफ फ्रांस. Okay, so we can say that in 1774, Louis 16, that was a person from Bourbon family, become the king of France in the age of 20 years. Okay, कि 20 years के एज में बर्बन फैमिली का एक पर्सन फ्रांस का क्या बना? किंग बना. आप कह सकते हो जो फ्रांस का थ्रोन था उसको अपने हाथों में ले लिया, फ्रांस की गद्दी पे बैठा. तो जब वो बैठा तो क्या हुआ? देखिए, जब वो फ्रांस का किंग बन गया, उसके बाद ही वॉज मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट. ओके, अब इस चीज़ को समझिए. वन थिंग, दिस इज ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, not Australian princess. Okay, there are two countries, Australia and Austria. Australia is the continent, okay, and Austria is a country in Europe. Okay, यूरोप की एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, जिसका कैपिटल है वियना. तो ये ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, ना कि ऑस्ट्रेलिया की. इस बात को ध्यान में रखिएगा. सो ही वॉज मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट, कि ऑस्ट्रिया की एक प्रिंसेस थी मैरी एंटोनिएट, जिससे उनकी शादी हुई. किसकी शादी हुई? लुइस 16 की शादी हुई. ठीक है, ही वॉज मैरिड नाउ. और एक और चीज देखिए कि जब उनकी शादी हुई, जब उनको थ्रोन मिला, तो क्या हुआ? उस समय कंडीशन क्या थी? अपॉन हिज एक्यूजन, ओके, अपॉन हिज एक्यूजन ही फाउंड एन एम्पटी ट्रेजरी. कि उनके एक्यूजन में, एक्यूजन का मीन्स होता है कि जब वो गद्दी पे बैठे, जब उनको सिंहासन मिला, जब उनको थ्रोन मिला, जब वो राजा बने, तो उनकी उसके बाद शादी हुई. और उसके बाद उनको पता चला कि जो उनका राजकोष है, आप कह सकते हो ना, जो उनका ट्रेजर है, उनका खजाना आप कह सकते हो, जो ट्रेजरी है, वो पूरी तरीके से खाली थी.
जो लुई 16 थे उन्होंने पाया कि जो उनकी ट्रेजरी है, उनका जो खजाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जो राजकोष है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो ये कैसे ख़त्म हो गया था? फ्रांस ने बहुत सारे दूसरे कंट्रीज से क्या किया था, बैटल किया था, वॉर किया था, जिसकी वजह से उसका जो पूरा का पूरा राजकोष था, जो पूरी की पूरी ट्रेजरी थी, वो लगभग ख़त्म हो चुकी थी या ख़त्म होने के कगार पे आ चुकी थी, आप कह सकते हो। इसके अलावा जो फिर वो जो फोर्ट था जिसमें वो किंग रहते थे, उसकी देख रेख के लिए, उसके रख रखाव के लिए, उसके और फिर जो वो रॉयल फैमिली थी उसको मेंटेन करने के लिए, उनका स्टेटस मेंटेन करने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, जो ट्रेजरी से धीरे धीरे क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो देखिए, एक तो यहाँ पे ट्रेजरी खत्म हो गई थी, मतलब ट्रेजर जो था, उनका खजाना जो था वो खत्म हो चुका था या लगभग खत्म हो चुका था। उसके बाद एक और इंसिडेंस हुआ आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद। पहले तो लुई 16 राजा बन गए, उसके बाद उनकी शादी हो गई और फिर उन्होंने पाया कि उनकी ट्रेजरी बहुत कम है, उनका खजाना बहुत कम है। उसमें भी कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, लुई 16 हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू बिकम इंडिपेंडेंट। ओके, मैं यहाँ पे एक सेमी कॉलन दे सकते हैं, सेमी स्टॉप, लुक। लुई 16 हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू बिकम इंडिपेंडेंट। कुछ टाइम के बाद लुई 16 ने क्या किया कि 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प की टू बिकम इंडिपेंडेंट, आज़ाद होने में, इंडिपेंडेंट होने में। ओके, इंडिपेंडेंसी गेन करने में हेल्प की फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से हेल्प की उन्होंने छुड़ाने में। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन फ्रांस का भी उस समय क्या था, एनिमी था। आप कह सकते हो ब्रिटेन वॉज द कॉमन एनिमी ऑफ अमेरिका एंड फ्रांस ऑल्सो। सो दैट्स वाई फ्रांस, बिकॉज लुई 16 वॉज द किंग ऑफ फ्रांस, ही हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन। And this war added more than 1 billion livres। ये वर्ड हम अभी डिस्कस करेंगे, लिवरेज, ये कि लिवरेज क्या है। And this war added more than 1 billion livres to a debt। अब इस लाइन को समझना है। This war added more than 1 billion livres to a debt। इस लाइन को ध्यान से जरा देखिएगा। पहले तो ये समझिए कि लुई 16 ने अमेरिका के 13 कॉलोनीज की हेल्प की ब्रिटेन से आज़ादी पाने में, इंडिपेंडेंट होने में। अब इस इंडिपेंडेंट होने के लिए जो उसको वॉर करना पड़ा ब्रिटेन से फ्रांस को, उसमें क्या हुआ कि फ्रांस पे 1 मिलियन लिवरे का कर्ज हो गया, डेब्ट हो गया, आप कह सकते हो। ओके, कि फ्रांस को क्या पड़ा, क्या हो गया, 1 बिलियन लिवरेज का कर्ज हो गया। आप कह सकते हो उसको दूसरे कंट्री से, दूसरे जगह से क्या करना पड़ा, आप कह सकते हो उधार लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा, आप कह सकते हैं ना, कर्ज हो गया। तो ये लिवरे क्या है? सो सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड दैट लिवरे वाज द करेंसी ऑफ फ्रांस। जैसे इंडिया में क्या होता है, रुपीस में हम काउंट करते हैं पैसों को, वैसे ही फ्रांस में उस समय ओके लिवरेज में काउंट किया जाता था पैसों को। एंड आई थिंक 1794 में ये फिनिश भी हो गया था, फिर इसको चेंज करके यूरो कर दिया गया। तो अभी फिलहाल हम लिवरेज पे ही रहते हैं क्योंकि उस समय लिवरेज ही वहाँ की करेंसी थी। सो 1 बिलियन लिवरेज का उनके ऊपर क्या हो गया, डेप्ट हो गया, टू अ डेप्ट दैट हैड ऑलरेडी रिजन टू मोर देन 2 बिलियंस लिवरेज। और जिसके बाद क्या हो गया कि उनके पहले तो क्या था, उनके पे पहले से 1 बिलियन लिवरेज का कर्ज हो गया था। क्यों कर्ज हो गया था? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि उनकी ट्रेजरी पूरी तरीके से खाली थी और अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए, अपने फोर्ट को मेंटेन रखने के लिए उनको क्या करना पड़ता था, पैसे खर्च करने पड़ते थे, जिसकी वजह से ऑलरेडी उनके ऊपर क्या था, डेप्ट हो चुका था 1 बिलियन का। और फिर उसके बाद ब्रिटेन से वॉर की वजह से, फॉट की वजह से उनके ऊपर 1 बिलियन लिवरेज का और डेप्ट हो गया। तो ओवरऑल उनके ऊपर अब डेप्ट हो गया था 2 बिलियन लिवरेज का। ओके, पहले 1 बिलियन फॉर मेंटेनिंग द स्टेटस एंड सेकंड 1 बिलियन फॉर द वॉर की वजह से उनको और कर्ज लेना पड़ा और जिससे वो उनका कर्ज और जो था वो बढ़ गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ये कर्ज बढ़ गया तो जो जिन पर्सन ने इनको डेब्ट दिया था, जो लेंडर्स थे, जो है ना, जिन्होंने इनको कर्ज दिया था, आप कह सकते हो बैंक्स थे जिन्होंने इनको कर्ज दिया था, वो उन्होंने बोला इनसे कि वो अपना इंटरेस्ट 10% लेंगे। जैसे क्या होता है कि कोई भी पर्सन, आप कह सकते हो कोई भी फर्स्ट पर्सन जब किसी सेकंड पर्सन को कुछ पैसे देता है ना, मनी, जब भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को मनी देता है, सपोज दैट 100 रुपीज़ दिया, ओके, सपोज करिए कि मैंने ही किसी को 100 रुपीज़ दिया, तो कुछ टाइम के बाद क्या मैं वापस 100 रुपीज़ लेना चाहूँगा? नहीं, आई विल टेक सम मोर मनी ना। एंड सपोज दैट मैंने 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले लिए, टोटल मैंने 110 रुपीज़ ले लिए। सो दिस 10 रुपीज़ विच इज़ एक्स्ट्रा दैट इज़ नोन एज द इंटरेस्ट।
ओके, सो वो परसेंटेज में क्या किया जाता है, पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है दैट आई विल टेक दिस मच इंटरेस्ट एज 10%, 20%, 25%। तो जो लेंडर्स थे, जिन्होंने इनको कर्ज दिया था, जिन्होंने इनको डेप्ट दिया था, जिसकी वजह से ये डेप्ट इनको हो गया था, आई मीन कह सकते हैं आप जो कर्जदार हो गए थे, डेप्टी हो गए थे, तो उन्होंने क्या बोला फिर कि हम आपको हमने जो आपको कर्ज दिया है उस पर हम 10% इंटरेस्ट लेंगे। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो गया, किंग के ऊपर और भी ज़्यादा बोझ बढ़ गया। एक तो अब उनके ऊपर स्टेटस मेंटेन करने का बोझ, दूसरा 10% एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट देने का, इंटरेस्ट देने का बोझ था, तीसरा अपने पूरे फोर्ट को, कामकाज को चलाने का, पूरी कंट्री जो थी फ्रांस उसको देखने का, उसको उसके रख रखाव में बहुत सारे उनके ऊपर टेंशन हो गई थी, आप कह सकते हो बोझ हो गया था, जिसको उन्हें मेंटेन करना था। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, कोई भी कंट्री क्या करती है, कंट्री की इनकम कैसे होती है, कंट्री की इनकम एज वी हैव डिस्कस इन इकोनॉमिक्स की कंट्री की इनकम कैसे होती है, टैक्सेस से होती है। ओके, जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। तो उस समय भी क्या था कि लोग पे करते थे किंग को। ओके, तो किंग ने क्या किया कि जो टैक्स लोगों से वो लेते थे, जब उनके ऊपर इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, इंटरेस्ट जब ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने भी क्या किया, जो लोगों से वो टैक्स लेते थे, जो टैक्स एक्सट्रैक्ट करते थे लोगों से, उन्होंने लोगों पे टैक्स भी इंक्रीज कर दिया कि अगर मुझे किसी को 10 रुपये ज़्यादा देना है तो मैं सामने वाले से, जिससे हम 10 रुपये लेते हैं, हम उससे 10 रुपीज़ क्या करेंगे, एक्स्ट्रा लेंगे। अब तो हम एक्स्ट्रा लेंगे तो हम किसी दूसरे को भी एक्स्ट्रा दे पाएंगे। तो हुआ क्या, वो भी जो थर्ड आप कह सकते हो, जो उनके नीचे पीपल थे, जो कंट्री में रहते थे, जो टैक्स पे करते थे, उससे उन्होंने उन लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स लेना शुरू कर दिया। और जो कुछ जितना भी अर्निंग होता था, उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट वो पूरा का पूरा पे करने में ही दे देते थे, जो जिससे उन्होंने लिया था, जिससे उन्होंने कर्ज लिया था, आप कह सकते हो बैंकर से या दूसरे कंट्रीज से। ओके, तो अब देखिए हमें क्या एक चीज़ सीखनी है यहाँ पे कि टैक्स तो वो लेते थे, है ना, किंग जो लुई 16 थे वो टैक्स लेते थे, लेकिन किससे लेते थे। तो उस समय कंट्री में 3 टाइप के पीपल रहते थे। अब हमें उन 3 टाइप्स के पीपल के बारे में पढ़ना है, बट वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट कि ओनली थर्ड टाइप के जो पीपल थे, नॉट फर्स्ट नॉट सेकेंड, ओनली जो थर्ड टाइप के पीपल थे, केवल वही पीपल टैक्स पे करते थे। फर्स्ट पीपल और सेकंड पीपल टैक्स पे नहीं करते थे। अब ये फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी क्या है, ये हमें डिस्कस करना है। ओके, सो लेट मी राइट दैट कैटेगरीज एंड फॉर दैट जस्ट गिव मी 2 minutes, वेट अ सेकंड। ओके, so look, that time French society was divided into 3 parts, you can say into 3 categories. The first category, you can say the first state. Look, French society was divided into 3 states. Okay, states means category, 3 categories, 3 states. First states, second state, third state. First state was clergy. What is the meaning of this clergy? Second state was nobility and third state was businessmen, merchants, court officials, peasants, laborers, servants, farmers, and etc etc. So many people who were doing the smaller jobs. Okay, so look, we have to discuss about this, what is clergy, what is nobility, and these things you are already knowing. That what is the meaning of clergy? So clergy means what? Clergy were the people who were working for the church. Okay, as you are knowing that Christianity, okay, was the major religious of that time. या अभी भी आप कह सकते हो कि फ्रांस में जो क्रिश्चियनिटी है वो एक बहुत बड़ा रिलीजन है, फ्रांस में मेजॉरिटी में है, तो वहाँ पे चर्च को सबसे बड़ा माना जाता है। तो वो पर्सन, वो लोग जो चर्च में काम करते हैं, चर्च के लिए काम करते हैं, है ना, ओके, उनको हम क्लर्जी कहते हैं, उनको उस टाइम क्लर्जी कहा जाता था। सेकंड, नोबिलिटी। नोबिलिटी मीन्स ये वो लोग थे जो कोर्ट के लिए, दैट मीन्स किंग के लिए काम करते थे, वर वर्किंग फॉर द किंग, फॉर द कोर्ट। ओके, और ये करते क्या थे, दे वर एक्सट्रैक्टिंग द फ्यूडल टैक्सेस। आप कह सकते हो कि जो टैक्सेस लिए जाते थे इन थर्ड स्टेट वाले लोगों से, वो टैक्स लेने का काम किसका था, नोबिलिटी वाले पीपल का था। तो देखिए इन दोनों लोगों में, क्लर्जी और नोबिलिटी में एक चीज़ कॉमन है, दे डोंट हैव टू पे टैक्सेस। उनको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं थी, उनको किंग की तरफ से ये फ्रीडम था कि उन्हें टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो टैक्स पे नहीं करेंगे। ओके, सो ओनली द थर्ड स्टेट पीपल्स वर पेइंग द टैक्स एंड दैट वर बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स आप कह सकते हो, बड़े बड़े मर्चेंट्स थे, कोर्ट ऑफिशियल्स मीन्स द पर्सन हु आर वर्किंग फॉर द किंग, पीजेंट्स मीन्स जो लोग वहाँ पे किंग के लिए काम करते थे, वो उनके कोर्ट में आप कह सकते हो दूसरे पर्सन्स, लेबर्स आप जानते ही हो, सर्वेंट्स एंड फार्मर्स यू आर ऑलरेडी नेम।
सो दीज एंड इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे छोटे छोटे काम करने वाले लोग थे, लाइक कॉबलर्स, वॉशरमैन्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज वर देयर, ओके, जो थर्ड स्टेट में आते थे, जो क्या करते थे, जिनको टैक्स पे करना होता था। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है कि थर्ड स्टेट में, ओके, इन द थर्ड स्टेट देयर वर मेनी रिच पीपल एंड ऑल्सो देयर वर मेनी पुअर पीपल। यू कैन से अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द थर्ड स्टेट वर रिच एंड द रेस्ट वाज पुअर। बट टैक्सेस इन दोनों टाइप के पीपल्स को पे करना होता था जो इस थर्ड स्टेट में आते थे। अब देखिए जो टैक्स वो पे करते थे वो किस टाइप के टैक्सेस थे, तो उस समय मोस्टली टू टाइप्स के टैक्सेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट दिस टाइट्स एंड सेकंड इज टेल। ये टाइट्स क्या है और टेल क्या है हमें समझना पड़ेगा। तो टाइट्स इज पेड टू द चर्च। टाइट्स वो आप कह सकते हो टैक्स है जो चर्च को पे किया जाता था। जो ये थर्ड स्टेट के पीपल क्या करते थे, चर्च को पे करते थे। दिस वाज अ रिलीजियस टाइप टैक्स। आप कह सकते हो ये एक धार्मिक टैक्स था जो रिलीजन के नाम पे लोगों से लिया जाता था, जो सीधे डायरेक्टली किसको, क्लर्जियों को टैक्स पे कर दिया जाता था। रिलीजियस टैक्स था जो डायरेक्टली चर्च के लोगों को, क्लर्जी को पे किया जाता था। एंड सेकंड वाज टाइल। टाइल वाज पेड टू द किंग और यू कैन से पेड टू द कोर्ट, जो किंग के लिए उनके डायरेक्ट ट्रेजरी में जाता था, जो उनको पे किया जाता था। इसके अलावा भी वो दूसरी चीज़, जो थर्ड स्टेट के पीपल थे वो दूसरी चीज़ों पे भी इनडायरेक्ट टैक्स देते थे। इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स वो डायरेक्ट टैक्स के नाम पे पैसे नहीं देते थे। वो जैसे चीज़ें परचेस करते थे, बहुत सारी चीज़ें वो परचेस करते थे, कोई भी चीज़ मार्केट से परचेस करते थे तो उसको उस गुड्स के अंदर ही क्या किया जाता था, इंक्लूड करके टैक्स ले लिया जाता था। जैसे प्रेजेंट टाइम में हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ जब हम परचेस करने मार्केट में जाते हैं, सपोज दैट वी हैड परचेज अ मैगी पैक। अगर वो मैगी पैक 10 रुपीज़ का है तो समझ लीजिए कि उसमें 1 और 2 रुपीज़ डायरेक्टली हम किसको, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसके कुछ पैसे हम स्टेट गवर्नमेंट को भी पे करते हैं एज अ टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ओके, जो हमें पता भी नहीं होता है और वो डायरेक्टली टैक्स के थ्रू पे हो जाता है हमारे गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। तो इसी तरह वो डायरेक्ट टैक्स टाइल और टाइट्स पे करते थे एंड इसके अलावा वो बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करते थे। सो दिस वॉज द सोसाइटी in 18th century in France. I hope this is all clear to you कि स्टोरी कि कैसे राजा वहाँ पे किंग बने और वहाँ उनकी ट्रेजरी खत्म हो गई, जिसकी वजह से उनको टैक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ा लोगों के ऊपर। लोगों की कैटेगरी किस तरीके की थी, किस टाइप के स्टेट्स में वो डिवाइडेड थे और किस किस टाइप के वो टैक्सेस पे करते थे। सो दीज आर ऑल दैट थिंग्स। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू नाउ and the rest thing, the next topics we will discuss in the next class. I hope this is all clear to you. Thank you and Jai Hind guys.